नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे जेडीयू की। अब जेडीयू के कप्तान भी बदल चुके हैं। नीतीश कुमार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया गया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है और खुद ही नीतीश को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव देसाई चौधरी ने बताया है कि पार्टी के सभी नेताओं की राय थी कि प्रमुख चेहरा होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को संगठन की कमान संभालनी चाहिए। इसके बाद नीतीश ने कहा कि आप लोगों का आग्रह है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ललन सिंह ने कहा कि मैं बहुत समय से पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं, मुझे चुनाव लड़ना है, पार्टी में दूसरे और भी काम करने हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ खिलवान चंद्राकर जी और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं हर्षित सैनी जी। अभी कुछ देर में वो जुड़ेंगे हमारे साथ। और अभी प्रोफेसर कमलेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी प्रोफेसर कमलेश कुमार त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहती हूँ। पार्टी में अभी बड़ा बदलाव हुआ है, अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो अध्यक्ष हमारे थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था जी। और जनता दल यूनाइटेड का एक रूटीन बैठक होती है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है, राष्ट्रीय परिषद बुलाया जाता है, उसमें बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। चुनाव को देखते हुए ये फैसला था, माननीय नीतीश कुमार हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने जो फैसला किया था उसके आधार पे संगठन को तरोताजा बनाने के लिए, संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए एक निर्णय लिया गया। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो निर्णय हुआ उसमें माननीय ललन सिंह ने खुद ही प्रस्ताव किया कि भाई हमें चुनाव लड़ना है और इस चुनाव के साथ हम इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे, तो माननीय नीतीश कुमार के लिए प्रस्ताव किया और उसके बाद सभी पदाधिकारियों ने उस पर मोहर लगा दी। और उसके बाद जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो उस प्रस्ताव को उसका अनुमोदन लेना होता है और अनुमोदन लेने के बाद माननीय नीतीश कुमार ने इस पद को स्वीकार कर लिया है। और उसके साथ ही हम बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति के लिए माननीय नीतीश कुमार हमारे एक चेहरा होंगे और हम उनके साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन अब मैं आऊंगी आशीष तिवारी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जेडीयू में आज अध्यक्ष नीतीश कुमार बन चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार से पूछा गया था और उनके तमाम जो नेता थे उनसे पूछा गया था, तो उनका कहना था कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा और जो भी है सब सही है, कुछ भी बदलाव होने की बात ही नहीं है, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, मीडिया से उन्होंने कहा था। यानी कि नीतीश कुमार कुछ भी अगर करने वाले होते हैं वो खबर मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है। हालांकि अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि ललन सिंह को बदल दिया जाएगा और क्योंकि उनकी करीबी लालू यादव से बढ़ने लगी है, क्या कहेंगे आप इस पर? स्नेहा जी, सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूँ और देश न्यूज की जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। देखिए, हालांकि ये किसी पार्टी के अंदर का मामला है तो इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके अंदर का मामला है। किसको बना रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है, इसमें कहीं ना कहीं जितना जैसे हमारे प्रदेश प्रवक्ता कमलेश त्रिपाठी जी ने जितनी आसानी से बता दिया और जितना सरल कर दिया इन्होंने इस इस्तीफे को और इस नई ताजपोशी को, वो उतना है नहीं। ये सब लोग जान रहे हैं कि कुछ तो है जो गड़बड़ है। और देखिए, त्रिपाठी जी मुस्कुरा भी रहे हैं मेरी बात पर, उनको भी पता है कि चीजें पार्टी के अंदर वो नहीं है जो त्रिपाठी जी ने बहुत आसानी से बताने का काम किया है। लेकिन ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी राजनीतिक दल में हूँ। लेकिन इतना सब कुछ आसान नहीं है। जिस तरीके से चाहे केसी त्यागी जी हो, चाहे नीतीश जी हो,
कल तक कह रहे थे कि मीडिया को बोल रहे थे ये सब मनगढ़ंत है, अरे ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आज जो मीडिया ने जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी उस पर मोहर भी लग गई और उनका इस्तीफा भी हुआ और नई ताजपोशी भी हो गई। जी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये क्या गड़बड़ है ये बिल्कुल। कमलेश जी ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं और हम लोग तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और जो बाहर दिख रहा है जी वही बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अविश्वास है। और जैसा कि आपने भी कहा कि जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी जो नजदीकियां हैं वो लालू यादव से बढ़ रही थी। जी तो कहीं ना कहीं कुछ खतरा लगा होगा जेडीयू को कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। विलय की भी कई जी खबरें बिल्कुल आ रही थी मीडिया के बिल्कुल। अंदर में। तो कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कमलेश त्रिपाठी जी अगर खुल के बताएंगे तो मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल हम ज्यादा अच्छा है अगर जानने उनके की ही मुंह कोशिश से। करेंगे। कमलेश जी से हम जी जानने की जी जी कोशिश जी। करेंगे, देखते हैं वो बताते हैं कि नहीं। हालांकि मेरा पूरा अनुमान है कि बिल्कुल भी नहीं बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं बात है। बताएंगे तो मैं बताऊंगा आपको जी सेकेंड टर्म में। मैं बताऊंगा कि क्या है और क्यों है। हम्म पहले आप इनसे एक बार जरूर कोशिश करिए ठीक है क्योंकि ये शायद बता दे। जी ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, हमारे साथ हर्षित सैनी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्षित सैनी जी देश न्यूज में। मैं आऊंगी अभी खिलावन चंद्राकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, बदलाव हुआ है जेडीयू में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पीएम के चेहरे के लिए भी संकेत दे दिया गया है। देखिए, बदलाव की रणनीति पहले तय हो गई थी जब लल्लन सिंह यादव ने आवाज बहुत लल्लन कम सिंह आ ने रही है जब जी, कह थोड़ा दिया सा था सही करा दें। कि मैं छोड़ना चाहता हूं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, जी चूंकि मुझे चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तभी तय हो गया था कि लल्लन सिंह के अतिरिक्त किसी दूसरे जनता दल यूनाइटेड के नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तय हो गया था। इस बीच लगातार खबरें भी आने लगी थी कि लल्लन सिंह की निकटता जो है वो लालू यादव से। लालू लालू प्रसाद यादव की पार्टी से लगातार होने लगी है। जी इस पर से भी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में जो है लगातार आवाजें उठ रही थी। तो मुझे लगता है कि लल्लन सिंह का इस्तीफा कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि पहले से तय घटना है। क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में बुलाई गई और वहां लल्लन सिंह ने इस्तीफा देने के साथ प्रस्ताव भी रखा जी कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार होंगे। तो उस प्रस्ताव को फिर सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि यह अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि पूर्व ठीक है, से पहले से डिसाइडेड चली आ हुआ रही था घटना है, और उसके बाद डिसाइडेड आज ये घटना चीज है। हुई है। जी और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए भी बनाया गया है कि जो एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन में जो सीटों के बंटवारा को लेकर के नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाना है। अब जब तक किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं होंगे तब तक किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे, बिल्कुल यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल तीसरा तीसरा एक फैक्टर ये भी है कि लल्लन सिंह जो है लगातार कोशिश कर रहे थे कि उन्हें लोकसभा का चुनाव न लड़ना पड़े, बल्कि वो बैकडोर से जो है राज्यसभा में जी शामिल हो, ये प्रयास भी किया जा रहा था। जी लेकिन उनको हरी झंडी नीतीश कुमार के तरफ से नहीं मिल रही थी, इसलिए लल्लन सिंह का यह कदम जो है उठाना संभवतः उठाना पड़ा उन्हें। और मुझे लगता है कि अभी भी भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हो, लल्ला सिंह ने इस्तीफा दे दिया हो और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन अभी तक जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ सामान्य है या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनकी निकटता जो है, कई नेताओं की निकटता जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी से लगातार हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा घटनाक्रम ना हो जाए और विलय जैसी जो है या विलय जैसी घटना ठीक है की संभावना मुझे दिखाई देती है। जी जी ठीक है। हर्षित सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
जो भी प्रतिक्रियाएं आज हुई हैं, जेडीयू की जो बैठक थी, कार्यकारिणी बैठक थी, उसमें डिसीजन हुआ, अध्यक्ष बने नीतीश कुमार और ललन सिंह इस्तीफा दे दिए। क्या आगे हो सकता है, कैसे, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, गठबंधन की हम बात करते हैं, इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं और सब एकजुट हैं आप लोग, क्या आगे के स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, बहुत से राज्यों में है और भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है कि और जनता को लगता है, मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन नहीं रख सकती हूँ, लेकिन जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा अच्छे चेहरे हैं और इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस, उसके पास चुनौतियां हैं बहुत सारी। एक तो मैं निवेदन करूंगा आपके एडिटर महोदय से जी। कि वो मेरे नाम को ठीक कर ले। मेरा नाम आशीष सैनी है। ठीक हाँ। है। दूसरा ओके। दूसरा आपने अभी कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का एक नेतृत्व परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुआ है। सामान्य तौर पे किसी भी संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है, वो किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं या किसको किस पद पे रखते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चैनल के पत्रकार के नाते आपकी जो आशंका है वो इसलिए गंभीर हो जाती है कि वर्तमान में जो हालात है, किसी भी राजनीतिक दल में अगर आंतरिक हो रहा है तो हम लोग ये संभावित मान के चलते हैं कि वो सत्ताधारी दल का कहीं षड्यंत्र ना हो, कहीं कोई बैकडोर में ऑपरेशन लोटस ना चल रहा हो या कोई और है, तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, क्योंकि देश में एक ऐसी चरित्रहीन राजनीति करने वाली पार्टी का शासन भी है। तो थोड़ा सा सबके लिए गंभीर हो जाता है कि इस विषय ध्यान रखें और नजर बनाकर रखें। और क्योंकि जेडीयू एक महत्वपूर्ण इंडिया अलायंस का एक गठबंधन दल है और वो घटक दल है, और उसको हम ये मांगे चलते हैं कि उसके आंतरिक परिवर्तन पर पार्टी को नजर रखनी चाहिए। और पार्टी की चर्चा सभी नेताओं की आपस में हो भी रही है और बहुत जल्दी ही हम सीटों के गठबंधन पर चर्चा करने भी जा भी रहे जी, और वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। ठीक है। मैं पुनः चाहूंगी एक बार अपना नाम दोहरा दीजिए ताकि हमारे चेंज हो जाए हमारे टेक्निकल। आशीष सैनी। आशीष सैनी। ओके, ठीक है। मैं आऊंगी जी, आप ही के पास आ रही थी मैं, आशीष तिवारी जी, आप ही के पास आऊंगी, आपसे जानना चाह रही थी। नहीं, उसके पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं अभी फिलहाल पूछना चाहती हूँ कमलेश कुमार जी से, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि वो बताएंगे कि क्या जेडीयू में हो रहा है। आपने भी कहा, मेरा सवाल है आपसे कमलेश कुमार जी, क्या जेडीयू में क्या हो रहा है और किस वजह से इतना बदलाव आया है? देखिए नेहा जी, जेडीयू में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पार्टी की। भाई 2 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसके पहले जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भाई ये तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो माननीय नीतीश कुमार हैं और माननीय नीतीश कुमार ने इसकी पहल की, पूरे देश के सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया और उसकी पहली बैठक जो बिहार में हुई उसको हम लोगों ने तय किया कि भाई एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए माननीय उनको बाहर करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर करने के लिए हम लोगों ने इसकी तैयारी कर रखी है। और जो मुद्दा हमने उठाया है उससे भारतीय जनता पार्टी के में पेट पर दर्द हो रहा है। जातीय जनगणना सर्वेक्षण जो कराया गया बिहार में, उससे सबकी कलई खुल गई है। तो माननीय नीतीश कुमार ने भी वहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जो 94 लाख करीब गरीब आदमी है, उसमें किसी जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है, उनके लिए उन्होंने 2 लाख रुपया देने का प्रबंधन किया। 60% 50% महिलाओं को आरक्षण देने का किया, 33% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में किया, अभी 5 लाख की भर्ती कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक है उनके पेट में दर्द होना। इसलिए ये हमारे दल का आंतरिक मामला है। हम किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं, तो हमारा मुद्दा है। इसमें किसी पार्टी की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। आशीष तिवारी जी। देखिए स्नेहा जी, मैंने जब अपनी बात शुरू करी तो मैंने इसी बात के साथ अपनी बात शुरू करी थी कि ये इनके पार्टी का निजी मामला है और मैंने इनकी पार्टी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बावजूद भी इन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जबकि मैंने कोई भी बात कही नहीं थी।
प्रॉब्लम इन लोगों की यही है कि इनका कोई भी मतलब इनके यहाँ अगर अध्यक्ष भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी कांग्रेस प्रवक्ता बता देंगे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और इनको नजर रखनी है। मतलब आप इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझिए कि इनकी कोई बात हमारे बिना पूरी नहीं होती है। और आशीष सैनी जी ने बात में इनको शब्दों का शायद चयन थोड़ा सा कमजोर है। इन्होंने बता दिया कि भारत में आज एक चरित्रहीन पार्टी का शासन है। चरित्रहीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, जिसको इतने लोगों ने वोट दिया, ये जनमानस जो इनको इतना वोट देके सत्ता में लाया है, इन्होंने उस जनमानस को चरित्रहीन कहने का काम करा। ये है। और जबकि चरित्रहीन कौन है? सुकन्या देवी के बलात्कार के जो आरोपी हैं राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता जो स्वयं में चरित्रहीनता का आरोप झेल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को, इतने बड़ी पार्टी को चरित्रहीन कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो इनको तो मैं क्या बोलूं, इनका ये चाल चेहरा चरित्र यही है। और इसी वजह से आज जनता ने इनको इतना बुरी तरीके से अभी 3 राज्यों में वहां पर भी इनको बाहर करने का काम करा, लेकिन इनके दिमाग नहीं सही हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे त्रिपाठी जी बता रहे हैं, एक्चुअली बात पता है क्या है? बात ये है कि नीतीश बाबू ने ये जो इंडी गठबंधन है इसकी नींव रखने का काम किया, ठीक है, और पूरी उन्होंने मेहनत करी। ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो ठगबंधन बना था उसकी नींव रखने का काम ही नीतीश बाबू का था। लेकिन उसके बाद भी उनकी क्या दुर्दशा कर दी गई। ये जो चरित्रहीन पार्टी बता रहे हैं, इनका चरित्र आप देखिए कि जो नीतीश बाबू जिन्होंने इस गठबंधन को जन्म देने का काम किया, उनको तो ना कन्वेनर बनाया गया और ना ही पीएम का चेहरा। हाँ, उनको लड्डू तो पहले खुद दिखाए गए थे कि पीएम का चेहरा नीतीश बाबू होंगे। तो ये आपस में इनका कोई मेलजोल नहीं है। ये उनको हराने की, बाहर करने की बात करते हैं। इनके खुद के दल में दलदल बना हुआ है। जेडीयू में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश बाबू के बीच में जो खींचतान चल रही है, वो अगर ये बोले ना बोले, लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सबको सब कुछ पता है कि ये क्यों हो रहा है। आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है और ये जनता का विश्वास जीतने चले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके ये जो ख्याली पुलाव है ये कभी पक पाएंगे। ये आपस में ही एक नहीं है। ये जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। ठीक है कमलेश कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। उसके पहले आशीष सैनी जी आपके पास आऊंगी, बोलिए। देखिए, मैं क्योंकि डिबेट में थोड़ा सा देर से जुड़ा था, लेकिन जब मैं जुड़ा तो भाजपा प्रवक्ता का भाषण चल रहा था। ये वही भाषण है जो इन्हें सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और ये चैनलों पर जाकर उगल देते हैं। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जेडीयू के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को ये कहा कि विधायक भी नाराज होंगे, झूठ फूट भी होगी, लोग टूट के भागेंगे भी, ये सब कुछ होंगे। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही कि केवल हिंदुस्तान में, सुन लीजिए एक बात तिवारी जी, सुन लीजिए, आप रिवाइंड करके दोबारा भी सुन लीजिएगा, आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, आपका ज्ञान कमजोर नहीं होगा। पहली बात यह है कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है और वो देश में दल बदल को मामले को लेकर पूर्णतः साबित हुई है। जिन लोगों को आप आज गाली देते हैं, कल को वो आपके दल के गठबंधन में होते हैं। जिनको आज गठबंधन में रखते हैं, कल को आप उन्हें गाली देते हैं। तो चरित्रहीनता का जो प्रमाण पत्र है, कम से कम भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि आपको मतदान हुआ है। आपको मतदान हुआ है केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण, हिंदू मुस्लिम करने के कारण, और बिल्कुल ढीठता और बेशर्मी के साथ उन मुद्दों को उठाया जिसने देश तोड़ने का काम किया है। आज जब देश जोड़ने की बात आती है, भारत की अर्थव्यवस्था की बात आएगी और कानून का पालन करने की बात आएगी, तो ये भाजपा सरकार तो फेल है। आपका वोटर केवल आपको इसलिए वोट देता है कि आप हिंदू मुसलमान के नाम का जहर घोलकर लोगों को वोट लेने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी आप अपने खुद के फेसबुक को उठाकर देखिए कि आपने राम मंदिर के नाम पर कितने पोस्ट किए हैं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर से लेके आसाराम बापू तक आप जिक्र नहीं करेंगे। तो देखिए, उसको आपको छोड़ दीजिए। दूसरा जेडीयू में हो या किसी भी संगठन में हो, इंडिया अलायंस गठबंधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये ठगबंधन है। ये बोलते हैं क्योंकि इनके जो बड़े नेता है वो भी ये बोलता है, ये सिखाया जाता है। लेकिन वो जो 38 दलों का लूट गठबंधन बना हुआ है, जो संगठित लूट सूट वालों के लिए कर रहे हैं, उस पर कभी जवाब देते। ये क्यों नहीं बता रहे कि देश का कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2,05,000 करोड़ रुपए हो गया है।
आशीष तो बताइए तिवारी ना। जी। तो ये इसलिए दूसरा मैं बताऊंगा कि आशीष तिवारी जी का जो जो स्तर है वो केवल व्हाट्सएप स्तर का है। ये पार्टी के कोई निर्धारित प्रवक्ता नहीं कि वो अधिकृत रूप से कोई बात कह सके। ठीक इनकी है। बात केवल व्हाट्सएप पे में मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं कहने जा रहे। और अगर इनमें इनमें हिम्मत भी होता किसी मैं एक समझ मुद्दे नहीं पे, पाई अजय सैनी जी, व्हाट्सएप पे मैं कैसा? इनसे ऐसा है, इनको व्हाट्सएप पे जो डाटा मिलता है ये उससे बोल देते हैं। अच्छा, तो और हर उसकी जब पार्टी देती अगली लाइन होगी? पूछूंगा ना, सारी पार्टियां देती है क्या? नहीं नहीं, केवल बीजेपी, केवल ठीक है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप पर डाटा देती है। हम्म। सारा दिन उसके अलावा एक भी लाइन नहीं बोलते। मैं चैलेंज करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर किसी भी एक मुद्दे पे अपने मुंह से कहें कि मुझे इस मुद्दे पर बीजेपी को मतदान मिला है। ठीक ये है। राम मंदिर का लेके घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर निर्माण में क्या योगदान इनका है? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई ट्रस्ट, सरकारी ट्रस्ट बनी है नहीं, और वो भारतीय अपना जनता मंदिर पार्टी के वहां पे कुछ बना रहे हैं, गोल्स थे। राम मंदिर था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक राम नहीं मंदिर। नहीं, हाँ। मुझे देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इसी मुद्दे पर आइए। 2014 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का उल्लेख नहीं था और भाजपा के नेताओं ने कहा राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। जब 2020, 2019, 2020 में जब ये निर्णय आया, जब ट्रस्ट बनी, तब जाके भाजपा के लोग चंदे की रसीद लेकर लोगों में भागे और पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और आज भी ये राम मंदिर के नाम पर केवल पैसा इकट्ठा आशीष कर रहे हैं, तिवारी चंदा जी, इकट्ठा कर रहे हैं ठीक है। और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है आशीष तिवारी जी, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी जी ने राम मंदिर के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं सारी चीजों का मैं क्रमवार जवाब देता हूँ, क्योंकि हाँ। इन्होंने मेरा ज्ञान वर्धन करा तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनका भी ज्ञान वर्धन करूं। और इनके ज्ञान के कारण, ज्यादा ज्ञान के कारण इनके सर के बाल भी चले गए हैं, क्योंकि ज्ञान ज्यादा है इनको। और नहीं, ये आपके तो भारतीय बचे जनता हुए ना, पार्टी, आपके बचे हुए ना। हाँ, इसका मतलब आप मेरे अमित बचे शाह की हुए हैं, आलोचना कर रहे हैं इसीलिए ना। अब सुन आप लीजिए, नहीं, अब आप सुन अमित लीजिए, शाह के बारे में बोल रहे अरे हो ना। सुन लीजिए, अभी मैं अमित आपका शाह के ज्ञान बोल रहे हो। वर्धन कर रहा अरे हूँ। सुन लीजिए एक मिनट, अभी आपका आप ज्ञान अमित शाह वर्धन के कर रहा बारे में हूँ बोल रहे मैं, हो ना। आप ज्ञान वर्धन कर रहे आपने हैं तो मैं अमित शाह सुन के रहा ऊपर था। टिप्पणी करी है। थोड़ा डेकोरम, आप पहली आपने बार अमित बैठे शाह हैं क्या पे, डिबेट अरे पर? सुन लीजिए, पहली बार डिबेट पर बैठे हैं क्या? आपने अमित, आप पहली मुझे बार लग नहीं, रहा, आप मुझे आपने नहीं लग अमित रहा आप शाह के कभी ऊपर बैठे हुए टिप्पणी हैं। की है। आप आपने कभी देश के डिबेट पर गृह नहीं आए, मंत्री मुझे और मुझे देश पता के चल रक्षा गया है मंत्री राजनाथ कि सिंह आप पे नए टिप्पणी नए की आए है। हैं, आपके अंदर आपने बड़े कीड़े निकल रहे हैं कि बात के ऊपर बात बोलने का। आपने देश आपको के गृह डेकोरम नहीं मंत्री पता अमित है। शाह आप पहले ऐसा और करिए, देश के आप रक्षा थोड़े मंत्री यूट्यूब राजनाथ वाले सिंह पे चैनल पर टिप्पणी की बैठा है। करिए और वहां से सीख कर ना आइए ना, कि कैसे डिबेट करी जाती है। ठीक है, अब आपने जब अच्छे राजनाथ चैनल सिंह पे और अमित बैठते शाह का हैं मजाक तो उड़ाया है। डेकोरम मेंटेन ठीक कर है। आपने लीजिए। राजनाथ सिंह आपको और अभी अमित मैं शाह का व्हाट्सएप मजाक बता उड़ाया रहा है। हूँ, अभी मैं आपको मैं बता बता रहा रहा हूँ हूँ ना, व्हाट्सएप, आपने अभी अभी सुन राजनाथ लीजिए। सिंह और अमित शाह का मजाक उड़ाया है। आप क्या पहले आपने आपको योगी कैसे पता आदित्यनाथ का कि मजाक भारतीय उड़ाया है। जनता पार्टी में आपने व्हाट्सएप पे दिया नहीं जाता नहीं, है? आप छोड़ दीजिए, भाई स्नेहा जी, छोड़ आप दीजिए इनका डिबेट। मुंह बंद ठीक कर है। दीजिए आपने पहले। योगी आप आदित्यनाथ ठीक का इनका है मुंह मजाक बंद उड़ाया है। कराइए। आशीष तिवारी जी, आपने आप अजय, योगी इनका मुंह आशीष बंद सैनी कर जी, दीजिए पहले। आशीष सैनी नहीं जी। नहीं, पहले योगी आप इनका मुंह आदित्यनाथ बंद का, कराइए और इनको राजनाथ सिखाइए सिंह कि का। डिबेट ठीक करी है। कैसे जाती है। अरे मैं सिखा आशीष दूंगा सैनी तुम्हें, जी, आप क्या कैसे बोलने करी वाले हो? आशीष जाती है? सैनी जी, तुम क्या सिखाओगे मुझे? मैं तुम आपको क्या सिखाओगे मुझे? समय दूंगी तुमने आशीष राजनाथ सैनी आगे सिंह जी। ना का, औकात पर अपनी, नहीं एक मिनट आगे मैडम, अपनी औकात पर, यही होना, राजनाथ यही सिंह होना, का, ठीक यही है होना, आशीष तिवारी यही जी, होना, राजनाथ सिंह मैं का, ऐसे आपसे ही बात निवेदन करते हो ना। करूंगी। राजनाथ सिंह, यही बिल्कुल। है योगी तुम्हारी आदित्यनाथ, औकात, अमित शाह, ऐसे ही बात इनका करते हो ना। मजाक उड़ाया आपने। यही तुम्हारी औकात है ना, आपने राजनाथ ऐसे ही सिंह बात का करते मजाक हो ना। उड़ाया है, ठीक है अमित शाह यही का यही मजाक बात, उड़ाया है, यही है आशीष ना, सैनी योगी आदित्यनाथ जी, का मजाक ऐसे ही है उड़ाया ना, है। और आशीष तिवारी यही जी, है ना। प्लीज आगे ना, रिक्वेस्ट है तुम आपसे। जो छुटभैया चैनल के लोग हो, तुम्हारी दिक्कत ही यही है ठीक कि है, तुम्हें सामने वाले को नहीं मैं सुनना यहाँ होता है। अब मैं नीतीश सुनाता कुमार हूँ, की ये और ललन सिंह की बात कर रही व्हाट्सएप थी, हम राम यूनिवर्सिटी मंदिर बता पे रहे पहुंच थे। गए। आशीष तिवारी जी, जी मैं जी नीतीश कुमार जी, और मैं ललन सिंह की बात कर रही थी यहाँ पर। बातों का जवाब, जी मैं इनके बातों का जवाब दे दूं। एक्चुअली जो नहीं नहीं, कोई जरूरत व्हाट्सएप नहीं वाला जवाब देने ज्ञान की। दे रहे थे, ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में मैं जानता हूँ कई लोगों को, उनको सुबह सुबह भेजा जाता है कि आपको यही बात करनी है, ठीक है ना। देखिए 2014 से लेकर 2024 तक, 2014 से 2019 और 19 से 24, हम 14 का भी चुनाव जीते और हम 19 का भी चुनाव जीते, ठीक है। अगर ये जनादेश को बेवकूफ बता रहे हैं तो ये इनकी बहुत बड़े, ये ज्ञानी है इसलिए ऐसा बता रहे हैं। और जहां तक बात यूपी की अगर मैं कर लूं, चूंकि मैं यूपी से हूं, 2017 में भी जीते और 2022 में भी हम चुनाव जीते, ठीक है। और अभी हम 3 राज्यों में और जीत कर आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये देश की जनता है, इसको आप हम भाजपा को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस मतदाता को कुछ मत बोलिए जिसके वोट से सरकारें बनती हैं। उसको आप बेवकूफ मत बताने की कोशिश करिए, क्योंकि वही आपको देखिए जनता सब जानती अब मैं है, आप भी क्लियरेंस। राम मंदिर का भी मैं बात बता दूं। ये वो लोग हैं स्नेहा जी
जो राम को काल्पनिक बताने का काम करते हैं। आज ये राम के नाम पर आशाई के राम व्हाट्सएप राम ठीक ज्ञान है, बांटना बंद कर ठीक है, दीजिए। मैं राम मंदिर का जो मुद्दा यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं ज्ञान लाना बांटना बंद कर मैं दीजिए। नहीं लाना सुन चाहती हूँ। लीजिए। ये अवधेश आपका कुमार एजेंडा जी के होगा, पास मैं हमारा आऊंगी। एजेंडा नहीं है। फिर भाई आशीष, आपने एफिडेविट नहीं दिया कोर्ट में? हम्म, कोर्ट में आपने नहीं, एफिडेविट नहीं किसने दिया कि ये राम किसने सेतु एफिडेविट दिया? काल्पनिक है? दिखाइए एफिडेविट क्या ठीक है, है, आपने नहीं दिखाइए दिया? क्या एफिडेविट है। क्या आपकी आशीष सरकार सैनी ने जी, दिया? आप क्या कब सेम एफिडेविट कब आपकी बुद्धि है सरकार ने क्या? ये दिया। मैं लेकर बैठा हूँ? सेम अरे एफिडेविट जाइए, आपकी उसको सरकार ने गूगल दिया पे है। देख लीजिए, सेम आशीष एफिडेविट सैनी गूगल आपकी पे जी, देख सरकार ने लीजिए दिया है। मेरा और सवाल सुन है। लीजिए हाँ, नहीं और नहीं सुन यार। लीजिए। अरे ये अरे आशीष सैनी सैनी जी, जी, मेरा एक आप लोग सवाल है। नहीं, ये तो आप कुछ ये भी कहाँ बेकार बात अनपढ़ों है। को ले आती है स्नेहा जी? आप हाँ, कम से कम नहीं, ऐसे आप बहुत लोगों को पढ़े लाया लिखे हैं ना, करिए जो आप ठीक बहुत है, पढ़े डिबेट लिखे करें। होंगे ना आशीष शायद। तिवारी जी, ये झगड़ा प्लीज आप मैं करते चाहूंगी हैं, टाइम को ना झगड़ा मेंटेन करते करके हैं। रखिए। यहाँ पर इनके प्लीज पास कहने के व्यक्तिगत लिए कुछ है लड़ाइयाँ नहीं नहीं। ये चलेंगी। फ्रस्ट्रेट, वही मैं कह रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये आप चैनल्स पे योगी निकालते हैं आकर। आदित्यनाथ ये का सामने, और राजनाथ सिंह का और अमित शाह को अरे ठीक गंजा है, बता रहे हैं भाई, आप, चलिए गैर मैं बता रहे हैं। मैंने आऊंगी, तो गंजा नहीं बताया, मैंने खिलावन तो नहीं चंद्राकर जी बताया, के आप ही पास बताया, जाऊंगी मैं। मैंने बता तो दिया। नहीं बताया। खिलावन वो चंद्राकर जी सब के तो पास नहीं मैं नहीं, है, जाऊंगी। सब आप आपसे लिख इतना जानना चुके हैं। चिढ़ क्यों चाहती रहे हूँ, हैं? आज जो मैं बैठक आपका हुई कंसेंट है, लिख फ्रस्ट्रेशन चुका समझ रहा है। हूँ। आज जो बैठक फिर हुई है कंसेंट फ्रस्ट्रेशन उसमें लिख समझ रहा हूँ। चुका महंगाई है। और बेरोजगारी मैंने पर बात आपके की लिए गई, कहा प्रस्ताव है, में नहीं मोदी आपको। सरकार ये को जिम्मेदार आपके लिए ठहराया कहा गया है। मैंने। महंगाई और बेरोजगारी पर आर्थिक प्रस्ताव में मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। आज जो जेडीयू की जो कार्यकारिणी बैठक हुई, तो क्या जेडीयू ये बोलने लायक है कि मोदी सरकार पर अगर वो निशाना बना रही है तो क्या बिहार में महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति बहुत अच्छी है? चलिए, महंगाई केंद्र सरकार का मुद्दा अगर ये लोग करते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब से आई है केंद्र में तो महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो क्या मोदी सरकार केंद्र में आई है तभी से वहां पर बेरोजगारी, उसके पहले बेरोजगारी नहीं थी बिहार में? देखिए स्नेहा, कोई भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार होता है कि वो अपने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाए, और राजनीतिक प्रस्ताव अधिकतर जो, यदि विपक्ष में कोई पार्टी है उनका राजनीतिक प्रस्ताव है तो सत्ता के खिलाफ ही वो राजनीतिक प्रस्ताव होगी, सत्ता पार्टी के खिलाफ। ये हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, 25-30 वर्षों से। जी। तो मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड ने जो प्रस्ताव रखा है, अपना राजनीतिक प्रस्ताव, और उसमें कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के लिए भाजपा की मोदी सरकार जिम्मेदार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात अलग है कि देश के साथ साथ बिहार में भी महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और खराब ही स्थिति है कह सकता हूं मैं। अन्य प्रांतों की तरह वहां भी खराब स्थिति है, लेकिन एक राजनीतिक परंपरा है, राजनीतिक परिपाटी है कि वो अपने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाके सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। ये देश के सत्ता पक्ष के खिलाफ ये लाजमी है और लगातार होता रहा है। ठीक है, लगातार होता रहा लेकिन है। मैं स्नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे प्रवक्ता साथी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता साथी जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, मुझे लगता है कि यदि मुद्दा से भटक के कोई बात हम रखें तो लगातार जो आपने सब्जेक्ट रखा है, मुद्दा रखा है, उस पर बात नहीं हो पाती। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आऊंगी आशीष सैनी जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ कि बिहार की स्थिति। आशीष तिवारी जी, आऊंगी आपके पास। मैं बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि समय की मेरे पास सीमा है। आशीष सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बिहार की स्थिति आपको सही लगती है? क्या नीतीश कुमार ने वहां पर सही ढंग से काम किया है? महंगाई और बेरोजगारी की आज बात कर रहे हैं जेडीयू में, तो क्या बिहार की स्थिति रोजगारी के मामले या महंगाई के मामले में आपको सही लगती है? देखिए, मैं दो सिर्फ छोटी छोटी बातें आपके सामने रखूंगा। पहला, महंगाई के अवसर पर, महंगाई के, हाँ बिल्कुल, महंगाई के बढ़ने का कारण गैस और पेट्रोल डीजल की महंगाई है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बिजली की दरों में बढ़ोतरी है, जो अब क्योंकि बिजली की दरों, कंपनियों पर दबाव है कि वो अदानी जी की जो अल्टरनेटिव पावर है उसको खरीदे और जो हाइड्रो पावर है उसको ना खरीदे। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी में राज्य और केंद्र सरकार की जो नियुक्तियां है उसकी कमी है। बिहार सरकार ने 10 लाख रोजगार हर साल देने का वादा किया है, लगभग उसको पूरा करने का काम भी किया है। लेकिन रेलवे जो सबसे बड़ा सेक्टर है बिहार के लिए, जिसमें 90,000 नौकरियां निकाली गई थी 2019 के चुनाव से पहले, वो आज तक उन नौकरियों का पता नहीं है। तो क्योंकि बिहार में रेलवे का काम सबसे अधिक है, रेलवे से प्रभावित होने वाला काम था, तो उस वजह से भी, और ऐसे केंद्र सरकार द्वारा जो रोजगार उपलब्ध कराए जाने थे वो नहीं कराए गए। और तो और जो जीएसटी का पैसा टाइम पर राज्य को मिलना चाहिए, इन्होंने खास निशान लगाकर
गैर भाजपा शासित राज्यों का जीएसटी का पैसा रोका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री की जो बैठक होती है उसमें केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है। और पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई के कारण से बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी है, वहां भी कर्मचारियों को कटौती का दबाव बढ़ा है। और बाद में स्थिति यही बनेगी कि महंगाई और बेरोजगारी को जब एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो वही चीजें एक साथ इस आर्थिक प्रस्ताव का हिस्सा होती है जो केंद्र सरकार के खिलाफ लाई जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल भी काम नहीं किया नीतीश कुमार ने वहां पर। और वो बात अगर महंगाई और बेरोजगारी की अगर जेडीयू के मीटिंग्स होती हैं और उसमें बात होती है तो उनको शायद ये मुद्दा सामने नहीं लाना चाहिए, क्योंकि खुद ही शर्मसार होना चाहिए मुद्दों को सामने लाकर। आशीष तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी बहुत ही कम शब्दों में। देखिए स्नेहा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग जब महंगाई की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। 2004 में इनकी सरकार आई, आप पेट्रोल डीजल पर बोलिए ना, कब कम करेंगे? ठीक है आशीष आप सैनी अपनी जी, बात समय दीजिए। आशीष सैनी जी, कांग्रेस सरकार में नहीं है ना, कांग्रेस सरकार, ये अपनी बात आशीष करे सैनी ना, जी, अपनी बात समय दीजिए, मेरे पास बिल्कुल जाहिलों को समय की क्यों कमी ले है। आती है? मैं बहुत ही कम शब्दों में चाहती हूँ आशीष तिवारी जी, इनसे बोलिए। कहिए ये इनको यही सरकार में है, सिखाया अपनी जाता सरकार की है बात कि करो। सामने ठीक है। वाले को सुनो नहीं, अरे आप अपनी बात सरकार करो, की बात सामने कीजिए वाले ना, को सुनो कांग्रेस नहीं। सरकार में नहीं आशीष है। तिवारी जी, अपनी बात कंप्लीट करिए आप, 30 सेकंड। देखिए, जब 2004 में कांग्रेस आई थी तब पेट्रोल का दाम आपको पता होगा 35 रुपए था और 14 में 73 रुपए था। 3 गुना इन्होंने महंगाई लाई थी। और सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं करूंगा मैं आटे की भी बात कर लूंगा, मैं यहाँ पर चीनी की भी बात कर लूंगा, मैं यहाँ पर तेल की भी बात कर लूंगा, सोने की बात कर लूंगा, चांदी की बात कर लूंगा। सारी चीजों में 3 गुना महंगाई आई, 3 गुना। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो उस रेशियो में महंगाई हमने बढ़ने नहीं दिया। अगर उस रेशियो में महंगाई बढ़ रही होती तो हमारा हाल भी बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर होता, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं उस हिसाब से हमारी स्थिति बद से बदतर होने वाली थी। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारी चीजों पर बहुत अच्छा कंट्रोल करा और हमने अपने आप को खराब नहीं होने दिया। चाहे और हमने इसी दरमियान में कोरोना की महामारी भी झेली, जबकि पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था। कई देशों की आपने आर्थिक स्थिति देखी होगी, कहां से बद से बदतर हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी भारत देश पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और भारत दोबारा से अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ आज कौन सी अर्थव्यवस्था में जाने वाला है, इससे विरोधियों की जरूर गिर गई। समय की सीमा मेरे पास समाप्त हो चुकी है। मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी चर्चा को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। तो नीतीश कुमार की बात हो रही थी, जेडीयू की बात हो रही थी, और आज जो मीटिंग हुई उसमें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जब बेरोजगारी की बात आती है तो सवाल उठता है, क्योंकि जेडीयू की बात हो रही है तो बिहार एक स्टेट के ऊपर सवाल उठते खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। बिहार में ना कोई इंडस्ट्री है, ना ही हम बात करें वहाँ पर कोई रोजगार का कोई भी ऐसा जरिया नहीं है कि वहाँ के लोग रोजगार सही से पाकर और वहाँ पर रहें। बिहार के लोग पलायन ज्यादा करते हैं और यही मुख्य वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जो बिहार को खाती हुई दिख रही है। लेकिन अब देखना ही होगा, क्योंकि जहां बात हुई है जेडीयू की बेरोजगारी पर और बेरोजगारी पर बात हुई है, तो बिहार की हो सकता है कि स्थिति बदल जाए और आगे जाकर और स्थिति बेहतर हो जाए बिहार की। लेकिन अभी नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं और ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की क्या प्रोसेस है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का एक नाम नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनकर दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री के दावेदार में नीतीश कुमार का भी नाम हो सकता है। अब आगे देखना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी तक एकजुट है, दरारें नहीं पड़ी हैं, लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं हो सकता है कि दरारें पड़ जाएं, और अगर दरारें पड़ी तो इंडिया गठबंधन के लिए शायद ये लोकसभा चुनाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल मैं चर्चा को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।